नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो इससे पहले 2 टॉपिक कवर कराया जा चुका है। ये हमारा 3rd टॉपिक है, हमारा पृथ्वी, ठीक है ना। आवर अर्थ के बारे में आज अच्छी तरह से कवर करेंगे। पहले आप इन सभी थ्योरी को अच्छी तरह से कवर करें और लास्ट में चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपको ये सभी टॉपिक आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी सौरमंडल का जो कि 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। वही सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह देखा जाए तो वह है बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह जो कि बुध ग्रह है। हमारी पृथ्वी जो कि 5वें स्थान पर आती है, ठीक है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जो हमारी पृथ्वी है, तो इसकी उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जो हमारी पृथ्वी है, तो यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, जिस कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है। जो हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है, तो यह जो कि पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होती है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है ना। जो हमारी पृथ्वी है, तो हम सभी यहीं पर जीवन यापन करते हैं, और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है। जो चंद्रमा है, तो यह हमारे पृथ्वी की एकमात्र उपग्रह है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जो शुक्र ग्रह है, तो आकार और बनावट की दृष्टि से जो कि इसके समान है हमारी पृथ्वी। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जो कि जल मौजूद है, मात्र 29% भाग पर ही स्थल मौजूद है। इसलिए जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर की है। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर की है। वही पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास देखा जाए तो यह 12,713 किलोमीटर की है। वही पृथ्वी के दोनों व्यासों के बीच का अंतर देखा जाए तो वह है 43 किलोमीटर की, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी की विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों के बीच का अंतर मात्र 43 किलोमीटर की है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की है। जो सूर्य है, तो सूर्य से पृथ्वी का औसत दूरी जो कि 15 करोड़ किलोमीटर की है। तो देख लेते हैं उपसौर और अपसौर के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो औसत दूरी है, इसमें कभी कमी हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो उसी को अपसौर और उपसौर कहा जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपसौर कहते किसे है। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है, तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। यानी कि जो सूर्य है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक आ जाए तो इस स्थिति को जो कि उपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.70 किलोमीटर की होती है, ठीक है ना। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो इस स्थिति में इसकी दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है, और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को देखने को मिलती है, ठीक है ना। यानी कि जो उपसौर की स्थिति है यह प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को देखने को मिलती है। इसके बाद है अपसौर, जिसे अपेरियन कहा जाता है।
जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होती है, यानी कि जो सूर्य है और पृथ्वी है जो इसकी औसत दूरी है तो यह 15 करोड़ किलोमीटर की है। जब यह इससे आगे बढ़ जाती है तो इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। इस स्थिति में सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर की हो जाती है और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को देखने को मिलती है। ठीक है ना। जो उपसौर है तो यह स्थिति 3 जनवरी को देखने को मिलती है और जो अपसौर है तो यह 4 जुलाई को देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। इस गति को घूर्णन या दैनिक गति के नाम से जाना जाता है, जिस कारण दिन और रात होते हैं। जो हमारी पृथ्वी है तो यह अपने अक्ष पर, ठीक है ना, फिगर में भी देख सकते हैं, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना, जो कि चक्कर लगा रहे हैं और यह पूरे चक्कर जो कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड यानी कि लगभग 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो इसको ही जो कि दैनिक गति के नाम से जाना जाता है और दैनिक गति के कारण ही जो कि दिन और रात पृथ्वी पर होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और इसके साथ 46 सेकेंड यानी कि 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर एक टर्म आया है परिक्रमा, तो परिक्रमा कहते किसे है इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु जब किसी वस्तु को केंद्र मानकर इसके चारों ओर परिक्रमा करे यानी कि चक्कर लगाए तो इसी को परिक्रमा कहा जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है तो यह सूर्य को जो कि केंद्र मानकर इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जिस कारण ही जो कि पृथ्वी पर जो कि वर्ष होता है जिसे वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और साथ में ही 46 सेकंड में पूरा करते हैं, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में। इस परिक्रमा को वार्षिक गति या परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की वार्षिक गति की वजह से मौसम बदलते हैं, ठीक है ना। जो पृथ्वी पर वार्षिक गति होती है यानी कि जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं पृथ्वी, इसके कारण ही यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। यानी कि जो पृथ्वी है या सूर्य की एक परिक्रमा करते हैं जो उनमें समय लगता है तो इस समय को जो कि सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष में लगभग 6 घंटे बढ़ जाते हैं। जो पृथ्वी है तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और अतिरिक्त 6 घंटे में पूरा करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष में 6 घंटे जो कि बढ़ जाते हैं, जिस कारण हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनकर समायोजित किया जाता है। यानी कि जो अतिरिक्त 6 घंटा है तो यह 4 साल में जो कि 24 घंटे हो जाते हैं। 24 घंटे यानी कि बराबर का एक दिन, तो इसके कारण ही जो कि लीप ईयर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो लीप वर्ष में 366 दिन का होता है, ठीक है ना। जो लीप वर्ष है तो यह 366 दिन का होता है, जिस कारण जो फरवरी है यह 28 के स्थान पर 29 दिनों का होता है, ठीक है ना। और लीप ईयर में जो कि साल में 366 दिन होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण होती है। जो पृथ्वी है और इस पर जो ऋतु परिवर्तन होती रहती है तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होती है। आगे देखते हैं। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात छोटा बड़ा होता है। जो वार्षिक गति है यानी कि परिक्रमण काल, तो इसके कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात जो कि छोटा बड़ा होते रहते हैं। देख लेते हैं कि कब दिन और रात छोटा बड़ा होता है और कब दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ से तो प्रश्न बनते ही है।
21 जून को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जो 21 जून होती है तो 21 जून के दिन पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होती है, वही सबसे छोटी रात भी यहीं पर होती है। तो स्वाभाविक है कि उस दिन जो कि छोटा रात भी होगा, ठीक है ना। तो 21 जून को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होती है, वही सबसे छोटी रात होती है। इसके बाद है 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा रात होती है, वही सबसे छोटा दिन होती है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाए तो बताइए किस दिन पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होती है, तो वह है 22 दिसंबर को। और यदि यह पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे लंबा रात कब होती है, तो वह होती है 22 दिसंबर को ही। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर रात और दिन दोनों जो कि एक समान होते हैं, यानी कि दोनों 12 और 12 घंटे का होते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है ना। सूर्य के बाद यदि पृथ्वी के सबसे निकट का कोई तारा है तो वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। साइरस या डॉग स्टार रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। जो रात में दिखाई देते हैं हम सभी को तारा, तो उसका नाम है साइरस और डॉग स्टार, जो कि रात्रि में दिखाई देने वाले जो कि सर्वाधिक चमकीले तारे होते हैं। तो पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चन बन सके उन सभी को यहाँ पे कवर कर लिए, जितने भी मेन पॉइंट थे वे सभी कवर हुए। चलिए अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। तो अब है हमारी चंद्रमा, जिसे मून नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जो हमारी पृथ्वी पर चंद्रमा है तो यह पृथ्वी की एकमात्र जो कि उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। जो चंद्रमा है तो इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करती है। जो चंद्रमा है तो यह पृथ्वी को केंद्र मानकर इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, तो इन्हें पूरा करने में 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देखा जा सकता है, यानी कि पृथ्वी से जो चंद्रमा हम सभी को दिखाई देता है तो वह मात्र जो कि 57% देखने को ही मिलता है, ठीक है ना। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर की है। जो चंद्रमा है तो इसका व्यास 3480 किलोमीटर की है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। जो चंद्रमा है तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.5 जो कि अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जो हमारी चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो इसकी उत्पत्ति लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। आगे देखते हैं। सन 1969 ईस्वी में अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो 11 ने चंद्रमा पर पहली बार मानव को उतारा था, ठीक है ना। चंद्रमा पर पहली बार मानव जो कि 1969 ईस्वी में प्रवेश किए थे, जो कि अंतरिक्ष यान अपोलो 11 के द्वारा, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष यान थी। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति जो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है तो यह चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जो कि 1969 ईस्वी में अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा जो कि वहाँ पे पहुँचे थे। अब देख लेते हैं सुपर मून और ब्लू मून के बारे में कि सुपर मून किसे कहते हैं और ब्लू मून किसे कहा जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है, यानी कि जो चंद्रमा है यह पृथ्वी के सबसे निकट आ जाती है, तो इस स्थिति को ही सुपर मून कहा जाता है। जो
चंद्रमा है यह पृथ्वी के जब सबसे निकट आती है तो इस स्थिति को ही सुपरमून कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। जब सुपरमून की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,000 और 365 किलोमीटर की है। जो चंद्रमा है और पृथ्वी है तो इन दोनों के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,000 और 365 किलोमीटर की है। अब देख लेते हैं ब्लू मून किसे कहा जाता है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद जो कि ब्लू मून कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि एक कैलेंडर माह में यानी कि एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर मून किसे कहते हैं और ब्लू मून किसे कहते हैं। सुपर मून यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के जब सबसे निकट होती है तो इस स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा 14% बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। वही चंद्रमा और पृथ्वी के बीच औसत दूरी देखा जाए तो वह है 3,84,000 और 365 किलोमीटर की। अब देख लेते हैं ब्लू मून। तो एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो यानी कि एक ही माह में 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को जो कि ब्लू मून कहा जाता है। तो यहाँ पे जितने भी थ्योरी थे ये सभी कवर हुए। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो वह है हमारा पृथ्वी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 ब्लू प्लैनेट यानी कि नीला ग्रह उपनाम से किस ग्रह को जाना जाता है। तो वह है हमारा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जो कि जल है और 29% जो कि स्थल है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 3 पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्थल मौजूद है। तो वह है ऑप्शन डी 29%। क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ऑप्शन ए 12,756 किलोमीटर की है। क्वेश्चन नंबर 5 पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो वह है ऑप्शन बी लगभग 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 6 पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होती है। तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो कि 22 दिसंबर को होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पृथ्वी पर कब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन सी 21 मार्च वह 23 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 8 जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक आती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 किस दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक देखने को मिलती है। तो वह है ऑप्शन ए 3 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 10 जब सूर्य पृथ्वी के औसत दूरी से अधिक बढ़ जाती है तो उस समय दोनों के मध्य कितने दूरी का अंतराल होती है। तो ऑप्शन सी 15.21 करोड़ किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 11 सूर्य के बाद पृथ्वी पर सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी पर सबसे नज़दीक का तारा ऑप्शन ए प्रोक्सिमा सेंचुरी है। क्वेश्चन नंबर 12 चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करती है। तो ऑप्शन ए 27 दिन और 8 घंटे में जो चंद्रमा है यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करती है। क्वेश्चन नंबर 13 चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो वह थे ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग सन 1969 ईस्वी में। तो यहाँ पे हमारा क्लास समाप्त होती है।
आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।